ओके। हेलो दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे संस्थान द्वारा आगामी परीक्षाएं प्रयोगशाला परिचारक, एडीईओ, सीजीपीएससी व्यापम और एनटीपीसी के नवीनतम बैच 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों, हम इसके बाद देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से। जैसे पहला सवाल है, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं? तो आपके पास चार ऑप्शन है: परावर्तन, अपवर्तन तथा विक्षेपण, अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें आपके पास जो तीसरा ऑप्शन है इज द राइट ऑप्शन है ना। अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के द्वारा बनता है। और आपको बता देते हैं कि इंद्रधनुष मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष दो प्रकार के होता है। एक होता है आपके पास प्राइमरी, है ना, दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपके पास प्राइमरी इंद्रधनुष और एक होता है आपके पास सेकेंडरी इंद्रधनुष। प्राइमरी इंद्रधनुष में जो ऊपर वाला कलर रहेगा बाहर की ओर हमेशा बैंगनी कलर रहता है और अंदर की ओर इसमें लाल कलर रहता है। वहीं आपके पास यदि हम सेकेंडरी की बात करें तो बाहर की ओर लाल कलर का कॉम्बिनेशन होता है और अंदर की ओर आपके बैंगनी कलर होता है। इस प्रकार से आपके पास दो मुख्य रूप से इंद्रधनुष बन सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। उन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश कैसा होता है? तो धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। गलत है। धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित, ये आपका इज द राइट आंसर हो जाता है। तो ये जो आपके पास जो कलर होता है ये प्रकीर्णन पर आधारित होता है और प्रकीर्णन का जो कॉम्बिनेशन होगा, सबसे अधिक प्रकीर्णन वाला यदि कोई प्रकाश होता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन वाला प्रकीर्णन वाला जो होता है वो होता है आपके पास बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। वहीं आपके पास सबसे कम प्रकीर्णन वाला यदि कोई प्रकाश होता है, सबसे कम प्रकीर्णन वाला, तो वो होता है आपके पास लाल कलर का। यदि हम प्रकीर्णन के क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन हो जाएगा आपके पास बैंगनी का, फिर उसके बाद आता है जामुनी का, उसके बाद आता है आपके पास हरा, फिर आ जाएगा आपके पास नीला, पीला, फिर आ जाता है आपके पास सबसे जामुनी के बाद बैजा, नीला आ जाता है। नीला के बाद आ जाएगा आपके पास हरा और फिर आ जाता है आपके पास पीला और फिर आ जाएगा आपके पास नारंगी और सबसे कम प्रकीर्णन वाला यदि कोई प्रकाश होता है तो वो होता है लाल का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका एज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंदु को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग के द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता। अब जो क्षमता होता है, आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि दर्पण की जो क्षमता होती है, क्षमता P, ये एक अदिश राशि है। पहली चीज़ ये पता होना चाहिए, अदिश राशि है। दूसरा, क्षमता जो होता है ये विमाहीन राशि है, इसकी कोई अपनी विमाएँ नहीं है, विमाहीन राशि है। यदि इसका विमी सूत्र लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे? M0, L0 और T0 के रूप में लिख सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायोप्टर जो होता है इसका मात्रक होता है। क्लियर है इतना? इसके अतिरिक्त जो क्षमता होता है P, क्षमता का फार्मूला होता है 1 फोकस दूरी और ये हमेशा किस में लिया जाता है? मीटर में। अब चूंकि यहाँ पर नहीं देख सकता तो जो हम क्या करेंगे, क्षमता बराबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, P बराबर क्षमता 1 फोकस दूरी, ये 2 मीटर में ऑलरेडी है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई दिया जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव लगा देंगे और ये हो जाएगा 0.5
डायोप्टर था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत डाले हो क्या आप लोग? 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इसका इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी बोला गया है। तो भाई 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो सकती है? तो फोकस दूरी जो होता है जैसे हमको निकालना रहेगा, तो वक्रता त्रिज्या जो होता है हमेशा 2 गुणित फोकस दूरी के क्या होता है? बराबर होता है कोई भी दर्पण के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर और हमको निकालना है क्या? उसकी फोकस दूरी। तो हम क्या कर देंगे? 2 गुणित फोकस दूरी, तो 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 दहम 10। तो जो फोकस दूरी होगा वो कितने सेंटीमीटर का आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर का। यही आपका क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपके पास नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। अब आपके पास मान लीजिएगा अवतल दर्पण है या आपके पास हो गए अनंत की बात चल रहा है, ये आपके पास वक्रता केंद्र है, ये फोकस है और ये पोल है। यदि कोई भी प्रतिबिंब डायरेक्ट वक्रता केंद्र पर रहता है तो जो वस्तु का जो आकार होगा, जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो हमेशा वास्तविक होगा और समान आकार का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण करता है जो आकार में वस्तु के बिल्कुल बराबर होता है। क्लियर है? वहीं दूसरी ओर देखें कि मान लो वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे, अनंत और फोकस के बीच रख दिया जाए यहाँ पर, तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जो आकार में हमेशा वस्तु से बड़ा होता है। वहीं यदि हम देखें कि यहाँ पर यदि कोई प्रतिबिंब रख दिया जाए वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होता है जो आकार में हमेशा वस्तु से छोटा होता है। तो ये 3 कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ये जो क्रम है इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। अनंत, वक्रता केंद्र और फोकस अवतल दर्पण के लिए, चूंकि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे भी होते हैं और आभासी और सीधे भी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। लेकिन चूंकि हम अभी वक्रता केंद्र पर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का जो आकार होगा हमेशा वास्तविक और उल्टा होगा जो आकार में वस्तु से बड़ा होता है। यदि बराबर वक्रता केंद्र में रखा जाए तो वस्तु वास्तविक और उल्टा भी होगा और साथ में वस्तु के आकार के बराबर होता है। वहीं यदि हम इसको वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रख दें तो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब का निर्माण होगा जो आकार में छोटा होता है और वास्तविक और उल्टा होता है। तो कब प्रतिबिंब का आकार आभासी और सीधा हो सकता है? तो पोल और फोकस के बीच, यदि इन दिनों के बीच रख दिया जाए, यदि हम फोकस और ध्रुव पोल के बीच में यदि कोई भी प्रतिबिंब रखेंगे तो यहाँ पर रखे जो प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो हमेशा वस्तु से बड़ा होता है जिसका आवर्धन 1 होता है और हमेशा आभासी और सीधा होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तन के कोण का मान हमेशा कितना हो जाता है? 90 डिग्री का हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अब देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट सवाल है। पानी से भरे गिलास में रखा गया नींबू ग्लास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। तो ये होता है आपके पास अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, मतलब हो सकता है वो माध्यम सघन हो या विरल भी हो सकता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है और ये घटना कहलाता है अपवर्तन। जैसे आप कभी देखे होंगे कि पानी के अंदर मान लो गिलास में एक सिक्का भी रख देंगे तो हम बाहर से एक कोण बनाते हुए जब देखेंगे तो हमको उस सिक्का तली से थोड़ा सा ऊपर हुआ प्रतीत होता है। तो ये घटना सब वही बात दिखाता है। अब यहाँ पर बोला गया पानी से भरे गिलास में रखा गया नींबू ग्लास के बगल से देखने पर। अब आपका जो नज़र है, जो आँख है, वो कहाँ होगा? विरल माध्यम में है और नींबू जो है चूँकि पानी में है तो वो सघन माध्यम में होगा। और सघन माध्यम में होने के कारण जब आप उस नींबू को देखोगे तो नींबू को देखने पर वास्तविक आकार से आपको थोड़ा सा, चूँकि क्या होता है जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है? झुक जाता है और अभिलंब की ओर झुकने के कारण हमको वास्तविक आकार से थोड़ा बड़ा आकार का
दिखाई देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? तो आपके पास देखो कोई भी रंग, अब चूंकि हम क्या करते हैं, हमें वस्तु के रंग दिखाई कैसे देते हैं भाई? प्रकाश की उपस्थिति के कारण, है ना। प्रकाश में 7 रंग के प्रकाश होते हैं। तो कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित करता है वह उसी रंग का दिखाई देता है। चूंकि घास जो होता है हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों की ओर परावर्तित कर देता है, इसलिए हमको कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। वहीं मान लीजिएगा चूंकि सूर्य में 7 रंग होता है ना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर कहते हैं। विबग्योर कहते हैं। यदि कोई वस्तु इन सभी 7 रंगों को हमारी ओर परावर्तित कर देता है, क्या कर देता है? सभी 7 रंगों को परावर्तित कर देगा तो वो सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। वहीं यदि कोई वस्तु इन 7 रंगों को अवशोषित यदि कर लेगा, क्या कर लेता है? सभी 7 रंगों को अवशोषित कर लेता है, तो हमको कैसा दिखाई देगा? कलर में ब्लैक दिखाई देता है या काला दिखाई देता है। तो हम ये देख पाते हैं कि जिस भी रंग के प्रकाश को वो वस्तु परावर्तित कर रहा है वो उसी रंग का दिखाई देता है। तो जो घास जो होता है वो हरे रंग के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है, इसलिए हमको घास का रंग हरा हरा दिखाई देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हरा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है, क्यों? क्यों शुरू हो जाता है? अब हम जानते हैं कि रंगों के मिश्रण में रंगों में रंगों का मिश्रण पॉसिबल ही नहीं होता, है ना। हम क्या देखते हैं कि जो सफ़ेद रंग, जैसे कि अभी बताया मैं, सफ़ेद रंग की जो वस्तुएं होती है वो सभी 7 रंगों को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। वहीं जो काले रंग की वस्तु होती है सभी 7 रंगों को अवशोषित कर लेती है। अब हम क्या करेंगे, यदि हम हरे रंग का दिखाई देने वाले रोशनी में, मान लो लाल कपड़ा क्या है, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखेंगे तो हमको कैसा दिखाई देगा? चूँकि ये हमको काला दिखाई देता है तो कपड़ा का लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है और इस कारण से हमको कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। यहाँ पर प्रकीर्णन, अपवर्तन, लंबन ऐसी कोई घटना नहीं होती। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आवर्धक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास होता है बोला गया है, मतलब क्या होता है? तो ये होता है आपके पास उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस भी कहा जाता है, या हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी जान सकते हैं। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर क्या होता है? उत्तल लेंस। वहीं जो उत्तल दर्पण होता है ये प्रकाश किरणों को फैला देता है ना, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों में काफ़ी समानता देखने को मिलती है, चाहे उत्तल लेंस की बात करें या उत्तल दर्पण की। ये क्या करता है? उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं, ठीक है। और उत्तल लेंस तो जानते हो आप मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आगे नेक्स्ट सवाल है आपका। ये हमारे CGPSC प्री व्यापम प्रयोगशाला परिचारक ADO का जो नया प्रारंभिक बैच है वो 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। जिसको भी संपर्क करना है हमारे नंबर 87188946 से संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध हो सकता है बोला गया है। तो मैं बताया था कि जो दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की कितनी होती है? हमेशा डबल होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है, किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? अब हम देखें परावर्तन की घटना और अपवर्तन की घटना। तो परावर्तन की घटना क्या होता है? जैसे ये परावर्तन की घटना है, परावर्तन की घटना में ये कोई परावर्तक सतह बना दी हमने, परावर्तक सतह। ये जो होता है आपके पास अभिलंब, आपतित किरण और ये होता है परावर्तित किरण, है ना। परावर्तक सतह से टकराने के बाद किरण का पुनः उसी दिशा में वापस लौटना क्या कहलाता है? परावर्तित किरण। तो परावर्तन की घटना में चाहे हम आपतन किरण कोण की बात करें
अभिलंब की बात करें या परावर्तन, तीनों का जो सतह होता है वो एक ही बिंदु होता है। तो इसका मतलब ये तो परावर्तन की घटना पॉसिबल है। वहीं दूसरी ओर यदि हम अपवर्तन भी पढ़ें, अपवर्तन में क्या होता है, तो अपवर्तन की घटना मतलब जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और ये घटना क्या कहलाता है, आपके पास अपवर्तन कहलाता है। तो अपवर्तन में क्या होता है, ये हमारे पास अभिलंब है, ये हो गया आपके पास आपतित किरण, और अपवर्तन के पश्चात किरण हो सकता है यहाँ आना चाहिए था, लेकिन कई कारणवश माध्यम के अकॉर्डिंग ये अपने पथ से विचलित हो जाता है। मान लो प्रकाश किरण विरल से सघन में आ रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, लेकिन प्रकाश किरण सघन से विरल में आ रहा है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो इसमें ही हम ये देख चुके हैं कि अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों का पथ हमेशा एक ही बिंदु होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों घटना में ये होता है। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। अब प्रतिबिंब आभासी भी बन रहा है और सीधा भी बन रहा है। तो जैसे हम बात करते हैं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में बताया था कि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब भी बनता है, और आभासी और सीधा। वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब द्वारा तीन प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण होता है, वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर और वस्तु से छोटा। लेकिन आभासी और सीधा प्रतिबिंब में वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और आपके फोकस और ध्रुव के मध्य होती है, और आकार जो होता है हमेशा वस्तु से बड़ा होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अब वस्तु से जब बड़ा आकार का बनेगा तो उसकी जो आवर्धन होगा वो हमेशा कैसा माना जाएगा, धनात्मक माना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग खाली स्थान से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। अब हमारे पास ये बहुत सारे डिफेक्ट्स है, आइसोलेटेड है ना, आँख के बहुत सारे दोष है। जैसे आपके पास मायोपिया हो गया है ना, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष होता है, और हाइपरमाइट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष है ना। तो इन दोनों दूर दृष्टि को दूर करने के लिए हम दो फोकस लेंसों का, दूरियों वाले लेंसों का उपयोग करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। अब जो गति होती है प्रकाश की वो मूल रूप से अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे निर्वात है, निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है, निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1 होता है। यदि हम हवा की बात करें तो हवा का जो अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है। पानी की अपवर्तनांक की बात करें तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। और जैसे कांच वगैरह ग्लास की बात करें तो इनका अपवर्तनांक होता है 1.5। तो अपवर्तनांक बढ़ने से प्रकाश की चाल कम हो जाती है। तो हवा की अपवर्तनांक चूँकि निर्वात से ज़्यादा है, पानी का अपवर्तनांक निर्वात से ज़्यादा, और कांच का अपवर्तनांक भी निर्वात से ज़्यादा है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल उस मतलब अपवर्तनांक कम होगा उसी माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे कम अपवर्तनांक किस माध्यम का होता है, निर्वात का। तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि होगी। अब उत्तल दर्पण के किसी भी स्थिति के लिए ले लें, उत्तल दर्पण जो होता है उसके किसी भी स्थिति के लिए जो बने प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी और सीधा होता है, जो आकार में हमेशा वस्तु से छोटा होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये आपका इज राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, हमेशा आभासी और छोटा ही प्रतिबिंब का निर्माण करता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है। यदि एक अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा बोला गया है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लेंस या दर्पण को ढक कर रखे हैं, है ना। हो सकता है उनकी चमक कम हो सकता है। बड़े आकार का दर्पण तो उसकी चमक ज़्यादा होगी, छोटे आकार का दर्पण तो उसका चमक कम हो जाता है। लेकिन प्रतिबिंब का आकार हमेशा
पूर्ण ही बनेगा, अपूर्ण प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपूर्ण नहीं होता बल्कि पूर्ण प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। अब हम कई बार पढ़े होंगे कि दांत के, है ना, या मुंह, कान, नाक, दांत वगैरह के आंतरिक पार्टों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हमको पता है कि इसके लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ना, करते हैं ना भाई। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या करता है, इनके प्रकार को बढ़ा देता है, आकार को बढ़ा देता है, जिससे हम आसानी से देख पाते हैं। और चूंकि आभासी और बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण करता है ताकि हम इसको स्पष्ट रूप से क्या कर सकें, देख सकते हैं। इसीलिए दंत चिकित्सक लोग, है ना, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि हम आसानी से उसको देख पाएँ। क्लियर? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार क्रमशः है। पहले चीज तो ये जो आवर्धन है वस्तु से छोटा आ रहा है ना भाई, जो वस्तु होगा उससे छोटा प्रतिबिंब रहता है। आवर्धन का मतलब क्या होता है, तो आवर्धन को हम सभी जानते हैं कि भाई आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को जब हम वस्तु की लंबाई से भाग देते हैं तो जो हमको मिलता है वो क्या होता है, आवर्धन होता है। लंबाई से भाग दिया जाता है। अब इसका आवर्धन आ रहा है हमारे पास 1/2, मतलब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। और वस्तु का छोटा प्रतिबिंब कब बनता है, तो जब यहाँ पर दिखा गया है कि कहाँ पर हो, है ना, तो आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब का निर्माण तभी बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, ऋणात्मक होता तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता, लेकिन आभासी है तो धनात्मक प्रतिबिंब है। ठीक है? और वस्तु हमेशा फोकस और ध्रुव के मध्य होता है और हमेशा अवतल दर्पण में खासकर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल बचा है यहाँ पर हमारा। एक प्रकाश किरण हवा से 1.33 के अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करती है तो किरण है। अब यहाँ पर ये दे दिया हमको ये हमारे पास एक विरल माध्यम है, हवा, है ना, हवा से हवा, और हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.0003 होता है। और ये सघन माध्यम में आ रहा है, पानी में, और पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का 1.33 होता है। क्लियर है? अब हम ये चीज़ देख लें कि ये प्रकाश किरण विरल माध्यम में कहाँ पर आ रही है, सघन माध्यम में। और विरल से जब सघन में आती है प्रकाश किरण तो क्या होता है, तो विरल माध्यम से जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करे, ये मान लेते हैं कि हमारे पास प्रकाश किरण है जो विरल माध्यम से किस माध्यम में पहुँच रही है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो प्रकाश किरण को इस बिंदु पर आपतित होना चाहिए, आपतित होना चाहिए इस बिंदु पर। लेकिन चूंकि विरल से सघन माध्यम में आने पर ये अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर चाल कम हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, अभिलंब की ओर झुक जाती है। यही इसका क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जल में डूबे हुए कुछ कंचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक किसके रूप में काम करता है, तो जल जो होता है एक उत्तल लेंस के रूप में काम करता है। जैसे हवा का बुलबुला वगैरह हो गया, वो उस समय उत्तल लेंस के समान करता है। कई बार आप साबुन के भी बुलबुले बनाए होंगे, है ना, तो वो देखने पर कैसा लगता है, उत्तल लेंस के समान काम करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है, यदि पी, एफ और सी क्रमशः किसी अवतल दर्पण के ध्रुव है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र को निरूपित करते हैं, तो पीसी के बराबर क्या होगा बोला गया है। मान लीजिएगा हमारे पास ये है, ये आपके पास पोल है, ये फोकस है, और ये हमारे पास वक्रता है सी। सी है ना, तो ये किसके बराबर, यही तो है ना, तीनों चीज़ है ना। तो ये जो होता है हमेशा 2 ×
पी और एफ के बराबर होता है, मतलब ध्रुव और फोकस के ट्वाइस के बराबर इसकी दूरी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में से कौन सी परिघटना शामिल है बोला गया है। तो हम देखे थे कि कौन कौन सी घटना शामिल हो सकता है। तो अपवर्तन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण, ये तीनों प्रक्रिया एक साथ पॉसिबल होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 24वां नंबर का सवाल है आपके पास, 1, 2 और 3 के अपवर्तनांक क्रमशः कितना है। एक का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है एक का अपवर्तनांक 1.5, 2 का अपवर्तनांक है 1.36 और 3 का अपवर्तनांक है 1.54। यदि माध्यम में प्रकाश की चाल दिया गया है, इसमें v1 चाल है, इसकी v2 चाल है और v3 चाल है, में से कौन सा संबंध सही है बोला गया। तो मैं बताया था जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो 1.5, 1.36, 1.54, इनमें सबसे अपवर्तनांक कम किसका है। तो अपवर्तनांक कम है आपके पास 1.36 का। तो आपके पास v2 का चाल ज़्यादा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद v1 का, और सबसे कम चाल जो होगा वो हो जाएगा v3। तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, v2, v1 और v3, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है, अब भी बताया हूँ कि जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा माध्यम का, वैसे वैसे प्रकाश की चाल कम होती जाती है। तो प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता जाता है ना। इसका मतलब ये है कि प्रकाश किरण कम माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, मतलब दिशा में विचलन बढ़ेगा और उसकी चाल ऑटोमेटिक क्या होती जाती है, कम होती जाती है। फिर नेक्स्ट सवाल है, एक गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो आवर्धन का जो होता है फार्मूला कि भाई आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को जब हम वस्तु की लंबाई से भाग देते हैं तब हमको क्या मिलता है, आवर्धन। तो वस्तु की लंबाई के बराबर होता है आपके पास आवर्धन। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई मतलब एक ही है। ऑप्शन नंबर पहला ये आपका द राइट आंसर है। क्लियर है। अगला सवाल आपका, नीले और लाल प्रकाश को समान मात्रा में मिश्रित करने पर रंग का प्रकाश निर्मित होगा। ये प्राइमरी कलर होता है। प्राइमरी कलर और पूरक कलर ये अलग अलग कलर होते हैं। प्राइमरी में कौन कौन से कलर हो सकते हैं। तो प्राइमरी कलर है आपके पास लाल, हरा और नीला। यदि इन तीनों प्रकाश को एक साथ मिला दिया जाए तो हमको कौन से कलर मिल जाता है। तो सफ़ेद कलर का निर्माण होता है ना। तीनों प्राथमिक रंगे मिलकर सफ़ेद कलर का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिएगा लाल और हरा कलर को मिला दिया जाए, लाल और हरा को, तो कौन से कलर निर्मित होता है। तो पीला निर्मित होता है, पीला कलर, या हम इसको येलो कह सकते हैं। उसी प्रकार आपके पास हरा और लाल को, नीला को मिला दिया जाए तो जो कलर प्राप्त होता है वो मयूर नीला होता है। मयूर नीला या श्यान, या हम इसी को श्यान भी बोल देते हैं। और आपके पास नीला और लाल को यदि मिला दिया जाता है तो कौन सा कलर मिलता है, मैजेंटा। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मैजेंटा जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर, एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो ये मुख्य अक्ष होता है भाई, है ना। मिलाने वाली जो रेखा होती है क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष होता है। क्योंकि एक लेंस के दो फोकस को मिला रही है, इसका मतलब क्या होती है, मुख्य अक्ष। कैसे होता है भाई, फोकस दो टाइप पे बनता है, ये F1 और F2। तो इनको मिलाने वाली जो लाइन होता है ये क्या कहलाता है, आपके पास ध्रुव जो होता है यही आपके पास मुख्य अक्ष इन दोनों फोकसों को मिलाने का काम करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण क्या होती है। यदि हम मान लो प्रकाशिक केंद्र से निर्गत करेंगे
केंद्र से यदि किसी प्रकाश को गुजारेंगे तो उसका कोई विचलन नहीं हो, मतलब अविचलित रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, चंद्रमा की सतह से देखने पर किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो आकाश का रंग किस प्रकार का दिखाई देता है? तो आकाश का रंग हमेशा काला काला दिखाई देता है। क्लियर है? क्यों दिखाई देता है भाई? ठीक है, कैसा दिखाई देता है? काला काला। और सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? तो सफ़ेद दिखाई देता है, इतना याद रखना। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण है ना, इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? आप कभी अपने रूम में गए होंगे तो देखे होंगे कि कहीं छत के किसी छोटे से खासकर ये पहले पुराने वाले घरों में देखने को मिलता था कि यदि कोई किरण पास हो रहा है तो किस कारण से होता है? तो वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के घटना के कारण। तो ये रहा दोस्तों आपके प्रयोगशाला के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट, और हम इस प्रकार से आगे कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे। क्लियर?